आज हम ज्योग्राफी में एक कदम और आगे बढ़ेंगे। हमने कल आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया, उसके पहले हमने लैंड पॉल्यूशन का लेक्चर आपको दिया। एनवायरनमेंट की सीरीज़ में डिफरेंट पॉल्यूशंस को कवर करते हुए हम लैंड पॉल्यूशन तक पहुँचे हैं और लैंड पॉल्यूशन में फर्स्ट डे हमने लैंड पॉल्यूशन की सारी बारीकियाँ आपको बता दी हैं। उसके बाद अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कंसेप्ट आया है और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कल हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आपको बताए 2016 के। हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आपको साइंटिफिक लैंडफिल्स और नॉर्मल लैंडफिल्स का अंतर बताया। हमने आपको रिफ्यूज़ डिराइव्ड फ्यूल RDFs के बारे में बहुत अच्छे से बताया। हमने आपको बताया कि वेस्ट टू एनर्जी का सिनेरियो इंडिया में इतना प्रॉब्लमेटिक क्यों है, क्यों वो इलेक्ट्रिसिटी भी उस लेवल पर यूटिलाइज़ नहीं हो रही, और क्यों जो हमारा RDF है रिफ्यूज़ डिराइव्ड फ्यूल उसकी एक्सेप्टेबिलिटी मार्केट में उस लेवल पे नहीं है उसके मॉइस्चर कंटेंट की वजह से, और क्यों वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स आज हमारे देश में, जिन्हें हम इंसिनरेशन प्लांट्स के तौर पर भी जानते हैं, ये क्यों आज एक बहुत बड़ा ह्यू एंड क्राई का रीज़न्स बने हैं अपने स्मोक की वजह से, ऐश कंटेंट की वजह से, अपनी फाउल स्मेल की वजह से, और फिर इनके द्वारा जो छोड़ा हुआ रेजिडुअल मटेरियल है जो कि बड़ी मात्रा में है उसके लैंडफिल हो जाने की वजह से। ये सारी चीज़ें, यानी कि हम जब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को पढ़ते हैं तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की प्रोसेसिंग एंड ट्रीटमेंट ज़रूरी है। उसकी प्रोसेसिंग एंड ट्रीटमेंट में दो कंपोनेंट इंपॉर्टेंट हैं, एक वो है जो ड्राई वेस्ट है और एक वो है जो ऑर्गेनिक वेस्ट है। ड्राई वेस्ट जिसकी अगर हम बात करें, जिसमें पेपर, प्लास्टिक, बॉटल्स, वुड, एवरीथिंग, इसको हम ट्रैश की कैटेगरी में रखते हैं। और इस ट्रैश के दो ही तरह के प्रोसेस और ट्रीटमेंट होते हैं, एक या तो हम इससे बिजली उत्पन्न करें, इलेक्ट्रिसिटी पावर डिराइव करें, और या फिर हम इसको फ्यूल में कन्वर्ट कर दें। हमने इलेक्ट्रिसिटी और बिजली वाला भी सारा सिनेरियो आपसे डिस्कस किया, बताया किस तरह की सब्सिडीज़ देनी पड़ रही हैं सरकार को, कैसे कैसे सपोर्ट करना पड़ रहा है, क्यों मार्केट में ये इलेक्ट्रिसिटी की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बीच में। हमने रिफ्यूज़ डिराइव फ्यूल के रिलेटेड भी सारा कंसेप्ट आपसे डिस्कस किया कि वो कैसे बनता है, कैसे उसके क्यूब ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, और कैसे सरकार के 2016 के नियमों में मैंडेटरी है कि 5% तक आपको वो फ्यूल यूज़ करना ही है अगर आप रिफ्यूज़ डिराइव्ड फ्यूल फैक्ट्री के 1600 किलोमीटर की लिमिट के अंदर आते हैं। हर तरह से हमने एक टेक्निक ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ द वेस्ट के ऊपर डिस्कस कर लिया जो ट्रैश को मैनेज करता है। आज हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं वेस्ट के द्वारा सॉइल बर्बाद हो रही है। वेस्ट कई तरह के हमने पढ़े, उन वेस्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट था एग्रोकेमिकल वेस्ट, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, जिन इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स में से बहुत सारे टॉक्सिक प्रोडक्ट्स, एरोमेटिक सब्सटेंसेस एंड हैवी मेटल्स आकर के ज़मीन में और पानी में घुल रहे हैं। ये सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिकल्स जो खेतों में यूज़ हो रहे हैं, यानी कि ऑर्गेनोक्लोरीन्स, ऑर्गेनोफॉस्फोरस, ये बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा रहे हैं, जैसे DDT है, BHC है, एल्ड्रिन है, डाई एल्ड्रिन है, ये सारे नुकसान कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से हैवी मेटल्स जैसे कि लेड है, कैडमियम है, मरकुरी है, आर्सेनिक है, ये भी बड़े लेवल पर परेशान कर रहे हैं। और ये सारे परेशान करने के साथ साथ एक ख़ास टेंडेंसी रखते हैं, ये लंबे समय तक परसिस्ट करते हैं, तो इन्हें हम परसिस्टेंट केमिकल्स और परसिस्टेंट कंटेमिनेंट्स भी कहते हैं। इसके लिए मैं आपको इसके पहले एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट भी पढ़ा चुका हूँ। उस इंटरनेशनल एग्रीमेंट के बारे में उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको अच्छे से पता होगा और आपको याद होगा। कुल मिलाकर के इस तरह से लैंड का ट्रीटमेंट होना और वाटर के ट्रीटमेंट होने के लिए हमें कई तरह के नेचुरल प्रोसेसेस को यूज़ करने की ज़रूरत है आज की डेट में, जिसमें से एक प्रोसीजर है बायो रीमीडिएशन। आज हम बायो रीमीडिएशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, हर चीज़ आपको इसके बारे में समझा दी जाएगी। आज हम आपको इन सीटू एंड एक्स सीटू बायो रिमेडिएशन क्या होती है, इन सीटू के अंदर बायो वेंटिंग क्या होता है, बायो स्टिमुलेशन क्या होता है, बायो ऑगमेंटेशन क्या होता है, बायो स्पैर्जिंग क्या होता है बता देंगे। इसी तरह से एक्स सीटू के अंदर आपको लैंड फार्मिंग बता दिया जाएगा, कंपोस्टिंग बताया दिया जाएगा, बायो पाइल्स क्या होते हैं बता दिया जाएगा, और बायो रिएक्टर्स के बारे में बताया जाएगा। बायोजॉर्प्शन मेथोडोलॉजी क्या होती है ये भी मैं आपको बता दूंगा। इसकी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कंट्रोलिंग फैक्टर और प्रिंसिपल्स सब कुछ आपको करा दिए जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बायो माइनिंग के बारे में पढ़ेंगे। हमारी बायो रिमेडिएशन हो गई, बायो माइनिंग हो गई, और हमने रिफ्यूज़ डिराइव्ड फ्यूल्स के बारे में भी पढ़ लिया है। ये तीन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं जो वेस्ट मैनेजमेंट से कनेक्टेड हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा है। दो तीन चीज़ें और हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हम डिफरेंट वेस्ट को भी टारगेट करेंगे
जो मैंने आपको समझाया था, प्लास्टिक वेस्ट, ई वेस्ट, हर वे में कोशिश की जाएगी कि उन वेस्ट को क्लब करके एक लेक्चर में डिलीवर किया जाए। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का टॉपिक बायो रिमीडिएशन पर है। जब हम बायो रिमीडिएशन की बात करते हैं तो सबसे पहले ये वर्ड आता है रिमेडिएशन, मतलब रेमेडी। आपको किसी चीज़ की रेमेडी देना है, मतलब कोई सुधार करना है, कोई निजात देना है। आप जब बीमार हो जाते हैं, किसी अपनी दादी से, नानी से पूछते हैं जुकाम हुआ है, तो वो आपको रेमेडियल मेजर्स बताती हैं, कोई रेमेडी बताती हैं। आप जो मेडिसिन लेते हैं वो एक तरह की रेमेडीज़ हैं। इसी तरह से अगर आज के लेक्चर के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो रेमेडी का मतलब यहाँ पर रिस्टोरेशन है। आपको किसी चीज़ को रिस्टोर करना है। रिस्टोरेशन किसे करना है? सॉइल का रिस्टोरेशन करना है और वाटर का रिस्टोरेशन करना है। सॉइल रिस्टोरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो हम बायो रिमेडिएशन के प्रोसेस के पहुँचेंगे। सॉइल का रिस्टोरेशन किससे करना है? सॉइल और वाटर को किसी ने बड़े ज़बरदस्त वे में कंटेमिनेट कर दिया है। इस कंटेमिनेट से ही हमें सॉइल को रिस्टोर करना है, यानी कि हमें कंटेमिनेंट को ख़त्म करना है। कंटेमिनेंट कौन कौन है? कंटेमिनेंट कई तरह के हैं। अगर हम देखें तो सबसे पहले आपके केमिकल फर्टिलाइज़र्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इनकी फॉर्म में कई तरह के कंटेमिनेंट्स आपको मिलते हैं, जिनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। मैंने आपको कराया भी हुआ है, करने की ज़रूरत नहीं है बार बार उनको समझने की। ओके। सेकंड, कई तरह के एरोमेटिक सब्सटेंसेस इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स के फॉर्म में मिलते हैं। कई तरह के हैवी मेटल्स कंट्रीब्यूट होते हैं। पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल्स, पीसीबीज, ट्राइक्लोरोइथेन, टीसीई, और फर्टिलाइज़र्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, ये सारे देखें। ऑर्गेनो क्लोरीन्स, ऑर्गेनो फॉस्फोरस, ये सारे आपकी भूमि में आ रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इनकी प्रॉब्लम क्या है? ये सबसे ज़बरदस्त इनकी प्रॉब्लम क्या है? ये टॉक्सिक हैं। टॉक्सिक होने के साथ साथ, टॉक्सिक हैं, जहरीले हैं, उसके साथ साथ ये परसिस्ट भी करते हैं। ये परसिस्टेंट हैं, और इनकी परसिस्ट करने की टेंडेंसी ही इन्हें एक्यूमुलेट कराती है, और एक्यूमुलेट होने की वजह से एक टाइम पर ये बहुत स्ट्रांगली परमिसिबल लिमिट्स को क्रॉस कर जाते हैं। और जब ये परमिसिबल लिमिट्स को क्रॉस कर जाते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग कंटेमिनेंट के तौर पर जाने जाते हैं, क्योंकि अगर डायरेक्टली सॉइल में है या वाटर में भी है, दोनों में है किसी भी तरह से, तो ये सीधे सीधे वेजिटेटिव लाइफ को नुकसान पहुंचाते हैं। वेजिटेटिव लाइफ के ऊपर ही डिपेंड करती है लिविंग लाइफ, यानी कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं या आप हैं, एनिमल्स हैं, वो सभी उस वेजिटेटिव लाइफ पे डिपेंड करते हैं। यानी कि धीरे धीरे ये सारे टॉक्सिक और परसिस्ट करने वाले टॉक्सिक मटेरियल, सब्सटेंसेस, हैवी मेटल्स, ये फूड चेन का हिस्सा बन जाते हैं। और फूड चेन के माध्यम से जैसे जैसे एनर्जी पिरामिड में हम ऊपर ऊपर जाते हैं, तो ये जो ह्यूमन है टॉप पर, वहाँ तक जाते जाते ये एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं, तो बायो मैग्निफिकेशन हो जाता है। और ये बायो मैग्निफिकेशन हम कई बार पढ़ा चुके हैं। तो कुल मिलाकर के ये नुकसानदेह हैं, आपकी कई तरह की डिजीज़ेस का कारण बन जाते हैं। फ़िश लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ है, या फिर किसी भी तरह के टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, उसको ये नुकसान पहुंचाता है। एक बारी अगर आपकी सॉइल का बर्बादी हुई, तो सॉइल ही है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग्स, हाईवेज़, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स खड़े होते हैं। सॉइल ही है जिसमें कई तरह के जीव जंतु होते हैं। सॉइल ही है जो आपको ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है अपनी फिल्ट्रेशन कैपेसिटी के साथ। सॉइल ही है जो वेजिटेशन को, ट्रीज़ को और बाकी ग्रासलैंड्स को होल्ड करती है
जो एनिमल लाइफ के लिए, एनवायरनमेंट में रेनफॉल के लिए, टेम्परेचर एंड प्रेशर बैलेंस बनाए रखने के लिए और सॉइल को लिटर प्रोवाइड करने के लिए यानी कि फर्टिलिटी प्रोवाइड करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सॉइल ही है जहाँ पर आपके एग्रीकल्चर होता है और एग्रीकल्चर आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, ट्रेड एंड इकोनॉमी और कॉमर्स के लिए ज़रूरी है। तो सॉइल को बचाना हमारा जिम्मेदारी बन जाती है और बायो रिमेडिएशन एक तरीका बनता है उसका। देखिए, अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज़ की, सो इंडस्ट्रीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। आज की डेट में अगर आप मानते हैं कि सबसे ज़्यादा कंटेमिनेंट्स कहाँ से क्रिएट हो रहे हैं तो ये इंडस्ट्रीज से हो रहे हैं। कौन कंटेमिनेंट्स की बात कर रहे हैं? वो कंटेमिनेंट्स जो परसिस्ट करते हैं, वो कंटेमिनेंट्स जो काफ़ी टॉक्सिक हैं, जो बड़े लेवल पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की ही देन है। बट इंडस्ट्रीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। इंडस्ट्रीज़ आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द ग्रोथ इन द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री और द पीपल। आपकी सामाजिक आर्थिक विकास इंडस्ट्रीज़ पर ही निर्भर होता है। मैं ये लेक्चर भी दे पा रहा हूँ, उसके लिए मैंने इस माइक्रोफोन का यूज़ किया है और ये लैपल माइक में लगा करके काम कर रहा हूँ और आप इस मोबाइल के वाया ही इस लेक्चर को देखेंगे। मोबाइल है, मोबाइल पे कैमरा है, ट्राईपॉड है, यूट्यूब है, ये सब इंडस्ट्री की वजह से है, तकनीक है। अलग अलग इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ हुई। आज आप एक रिक्वायर्ड एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं जो आप चाहते हैं, जो आपके अनुकूल है। आज आप फास्टेस्ट मोड पे ट्रांसपोर्ट करते हैं। आज आपके पास बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं। आज आपके पास बेटर प्रोटेक्शंस है व्हीकल्स में, बेटर सिक्योरिटी मैकेनिज़म्स और गियर्स हैं, बेटर लाइफ स्टॉक है, बेटर वे में फूड है, न्यूट्रिशन है, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं। ये सब इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से ही हुआ। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इसी ग्रोथ के वजह से कुछ रिसोर्सेज हैं जो हमने कंटेमिनेट कर दिए हैं और जो परमानेंटली आने वाले समय में अनफिट रेंडर हो जाएंगे। ऐसे में हम इंडस्ट्रीज़ को सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर के साथ जोड़ करके ही अगर देखें तो जहाँ सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंडस्ट्रीज़ का होना ज़रूरी है, वहीं सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ के पेरेनियल बने रहने के लिए यानी कि सस्टेनेबल रहने के लिए भी हमें इन इंडस्ट्रीज़ को थोड़ा सा लॉजिकल सेंस में डील करना होगा ताकि रिसोर्सेज इस तरह से कंटेमिनेट ना हो। तो फॉर द पर्पज़ ऑफ इंडस्ट्री ही हमें इंडस्ट्री के द्वारा क्रिएट किए जा रहे इफ्लुएंट को अच्छे वे में मैनेज करना है, उसका हैंडल करना है और डिस्पोजल करना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट किसी भी तरह के इफ्लुएंट का, किसी भी तरह के कंटेमिनेंट का जनरेशन ये बहुत ही ध्यान से किया जाए, इसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर हो। सेकंड इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, उसकी अमाउंट, वो कितनी क्वांटिटी में हो रहा है, वो किस क्वालिटी का है, ये सारे स्टैंडर्ड्स हमें मेंटेन करने हैं। उसकी मैनेजमेंट, उसकी प्रोसेसिंग और हैंडलिंग और लास्ट स्टेप्स उसका डिस्पोजल, ये सारी चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में आज तेज़ी से वाटर रिसोर्सेज, सॉइल रिसोर्सेज, रिवर्स हमारी कंटेमिनेट हो रही हैं। ऐसे में हमारे लिए डिफरेंट कंट्रीज़ की सोशो इकोनॉमिक लेवल को देखते हुए, फार्मर की स्पेंडिंग पावर को देखते हुए, उन कंट्रीज़ के पेटेंटिंग लॉज को देखते हुए, उन कंट्रीज़ के किस लेवल की एक्सपेंडिचर कैपेसिटी है कि वो कितनी टेक्निक खुद क्रिएट कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का लेवल क्या है, हमें उन प्रोसेसेस को जन्म देना है जो नेचुरल हैं, जो एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते, जिसकी वजह से कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है लेबर के ऊपर, वर्कर को कोई नुकसान नहीं होता है। इसकी वजह से बायो रिमेडिएशन को हम प्रेफर करते हैं। हमारे पास और भी मेथड्स हैं जिनको हम अब तक यूज़ कर रहे हैं, जिन्हें कन्वेंशनल मेथड कहा जाता है। अगर आप बात करें तो इंसिनरेशन एक प्रोसेस है, जो मैंने कल आपको पढ़ाया वो इंसिनरेशन ही था। कंबस्टिबल मटेरियल को आप जला करके उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपने देखा कि लोगों के द्वारा एक दबाव बनाया जाता है। ओखला दिल्ली में जो इंसिनरेशन प्लांट लगा हुआ है उसमें आपने ये क्लियरली नोटिस किया कि लोग दबाव बनाते हैं कि यहाँ से बड़े पैमाने पर स्मोक क्रिएट होता है, फाउल स्मेल आती है, बड़े लेवल पर जो रेजिडुअल बच जाता है उसे ये लैंडफिल में जाकर के फिल करते हैं। इस वजह से लोगों की तरफ से प्रेशर है, यानी कि पब्लिक में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं। सेकंड, बहुत कॉस्टली अफेयर होते हैं ये, बड़े लेवल पर लैंड ग्रैब करना पड़ता है, यानी कि आपको कंस्ट्रक्शन लगाना पड़ेगा। प्लांट लगाने के लिए कंस्ट्रक्शन वर्क तो मैंडेटरी है, फिर हाई लेवल पर इन्वेस्टमेंट मशीनरी में भी करनी पड़ेगी, टेक्निक पे भी करनी पड़ेगी, फिर टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस बहुत कम्प्लेक्स होते हैं इनके, उस लेवल पे लेबर हायर करनी पड़ेगी और लेबर की सिक्योरिटी पे भी खर्चा करना पड़ेगा, मैनेजमेंट। फिर ये इजी भी नहीं है कि सारा वेस्ट एक जगह पर पहले कलेक्ट किया, उसे वहाँ पर लेकर के आए, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन, फिर वहाँ पर प्रोसेस करने के बाद उसकी मैनेजमेंट हैंडलिंग के बाद उसे रीट्रांसपोर्ट करके डंप करना, इन सारी चीज़ों में सिक्योरिटी आस्पेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। मॉनिटरिंग पग पग पे होनी ज़रूरी है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए कॉस्ट महंगी है इसकी, ये लैंड को बहुत ग्रैब करता है, रिज़ल्ट उतने डिज़ायरेबल नहीं है, पब्लिक की तरफ से एक सेंटीमेंट है कि वो इसे डिनाई करते हैं। बायो रिमेडिएशन बहुत पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है।
भारत में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 2009 में गंगा प्रोजेक्ट को मैनेज करते हुए गंगा नदी के ऊपर बायो रेमेडिएशन के सफल अभियान चला करके दिखाए हैं। कई जगहों पर पायलट प्रोजेक्ट्स चलाए गए हैं। दिल्ली के हौज खास में पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया है, अमरनाथ में पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया है। ये सारे पायलट प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं सफल नतीजे दिखा रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में आपको बायो रेमेडिएशन एक बहुत बड़ा हल नज़र आएगा जो वेस्ट को ट्रीट करेगा। वेस्ट को ही नहीं ट्रीट करेगा, ये वेस्ट को ट्रीट करके आपको बेटर यूटिलिटी वाले नए एंड प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा और बहुत से आपके रिसोर्सेज जो खप जाते थे अब तक वेस्ट को ट्रीट करने में, ये उन्हें सेव करने में मदद भी देगा। ये सारे प्रोसीजर के तहत अब हम इसे समझने की शुरुआत करते हैं। जब हम बात बायो रेमेडिएशन की करते हैं तो बायो मतलब द बायोलॉजिकल। आप रेमेडी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप कंटेमिनेंट्स को कन्वर्ट कर रहे हैं बायोलॉजिकल एजेंट्स के माध्यम से, और यहाँ पर ये बायोलॉजिकल एजेंट्स मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ ले रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में यहाँ पे कुछ भी आएगा, बैक्टीरिया आएगा, फंगी आएगा, एल्गे होगा, यीस्ट होगा। इन सब के माध्यम से आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से, मेनली आप यूज़ बैक्टीरिया और फंगी का लेंगे। आप क्या कर रहे हैं, आप प्रोसेस कर रहे हैं कंटेमिनेंट को। कंटेमिनेंट की प्रोसेसिंग हो रही है, और ये प्रोसेसिंग क्या हो रही है, जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल है ये बायोलॉजिकल फॉर्म्स यानी कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस ऑर्गेनिक मटेरियल को कंज्यूम करेंगे, और कंज्यूम करने के बाद जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी इनकी बॉडी में, इस मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के थ्रू ये उन्हें हार्मफुल से हार्मलेस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। उन्हें इनकॉकस कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि जो अब तक टॉक्सिक हैं वो इनकॉकस कर दिए जाएंगे, जो हार्मफुल है वो हार्मलेस कर दिए जाएंगे, जिनकी कोई यूटिलिटी नहीं है, अनवांटेड और यूज़लेस हैं, उन्हें यूटिलिटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो बायोलॉजिकल लाइफ फॉर्म्स का यूज़ करके, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करके, बायोकेमिकल प्रोसेसेस को इस्तेमाल करते हुए, यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का यूज़ करते हुए, आप हार्मफुल कंटेमिनेंट्स जिनके अंदर ऑयल्स आते हैं, लुब्रिकेंट्स आते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स जितने भी मैंने ऑर्गेनिक DDT, BHCs और ये फर्टिलाइज़र्स बताए ये आते हैं, एरोमेटिक सब्सटेंसेस आते हैं और हैवी मेटल्स आते हैं। कुछ लेवल पे हैवी मेटल नहीं हो पाते लेकिन कई लेवल पे आते हैं। इनको आप टॉक्सिक से इनकॉकस में कन्वर्ट करते हैं, अनस्टेबल से स्टेबल करते हैं, हार्मफुल से हार्मलेस में कन्वर्ट करते हैं, अनप्रोडक्टिव से प्रोडक्टिव में कन्वर्ट करते हैं। यही है बायो रिमेडिएशन प्रोसेसेस। इसके अलग अलग तरीके हैं। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही नया सिस्टम है और पहली बार यूज़ हो रहा है। लंबे समय से आप पौधों का इस्तेमाल करते रहे हैं इन सारे प्रोसीजर्स के लिए, तो प्लांट इसमें कंट्रीब्यूशन करते रहे हैं। किस तरह से प्लांट कंट्रीब्यूशन करते रहे हैं? देखिए, प्लांट्स का एक नेचर होता है कि प्लांट्स को अपनी रूट्स के माध्यम से प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब प्लांट्स अपने लिए न्यूट्रिएंट्स डिराइव करता है तो न्यूट्रिएंट्स क्या है? अगर हम प्लांट के न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो न्यूट्रिएंट्स एक तरह से मिनरल्स हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। डिफरेंट कैटेगरीज में हम इनको काउंट करते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो माइक्रो मेटल्स की बात कर देते हैं, तो हैवी मेटल्स आते हैं, फिर बिग मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। ये सारे एस्पेक्ट कवर किए जाते हैं प्लांट के द्वारा जब वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करता है, जब अपना बायोमास प्रोडक्शन वो करता है, फूड गेन करता है। वो जिंक को कंज्यूम करता है, कॉपर को कंज्यूम करता है, मैंगनीज़ को कंज्यूम करता है, बोरोन को कंज्यूम करता है। तो प्लांट्स में एक ताकत तो है कि वो मेटल्स को कंज्यूम करते हैं। जिंक कंज्यूम किया जाता है, कॉपर कंज्यूम किया जाता है, मैंगनीज़ कंज्यूम किया जाता है, बोरोन कंज्यूम किया जाता है। लाइकवाइज किन चीज़ों को ये उस लेवल पर कंज्यूम नहीं करते हैं? ये हैवी मेटल्स में जो कुछ कैटेगरीज़ हैं जैसे कि कैडमियम, वो इनके लिए डेट्रीमेंटल है। सेकंड, मरकुरी, वो इनके लिए डेट्रीमेंटल है। लेड इनके लिए डेट्रीमेंटल है। तो मरकुरी डेट्रीमेंटल है, कैडमियम डेट्रीमेंटल है, लेड डेट्रीमेंटल है। ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं इनके लिए। लेकिन मैंने आपको पीछे एक लेक्चर पढ़ाते हुए ये बताया था कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो सड़कों के किनारे लगे होते हैं और उनमें बहुत क्षमता होती है कि वो लेड को एब्जॉर्ब कर जाते हैं, यानी कि वो लेड रेजिस्टेंट होते हैं। क्योंकि पहले जो वाहन हुआ करते थे
उनमें जो ईंधन इस्तेमाल किया करते थे उसमें एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पर हम क्या ऐड किया करते थे, टेट्राइथाइल लेड। जब हम टेट्राइथाइल लेड का एडिशन उसमें करते थे तो लेड सेक्रीट हुआ करता था, और वो प्लांट्स विद द सक्सेसिव पीरियड इतने का रेजिस्टेंट हो गए थे लेड के लिए कि वो लेड बियर कर लेते थे, तब भी उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती थी। इसी तरह से कुछ प्लांट्स में ये टेंडेंसी होती है कि वो मेटल्स को एब्जॉर्ब करके रख सकते हैं, उनमें खास तरह की चिलेटिंग पावर्स होती हैं, और यही चिलेटिंग पावर्स उन्हें मजबूत बनाती हैं। इनका जिक्र अगर हम करें तो हमारे पास कुछ प्रोसेसेस और फिनोमेनाज अवेलेबल हैं। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट उदाहरण कैरेट का है। कैरेट की अगर आप बात करें तो कैरेट में बहुत ताकत है, और ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं और दुनिया भर में कैरेट उगाई जा रही है इसी प्रोसेस के तहत। कैरेट में ये ताकत है कि जितने भी ऑर्गेनोक्लोराइड्स, ऑर्गेनोफॉस्फेरस यानी कि DDT, BHC, इस तरह के जितने भी वहाँ पर ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स अवेलेबल हैं उस सॉइल में, जो परमेसिबल लिमिट से बहुत आगे चले जा चुके हैं और अब एक परमानेंट कंटेमिनेंट बन करके बैठे हुए हैं सॉइल की फर्टिलिटी को रिड्यूस करके, कैरेट अगर वहाँ पर उगाई जाए तो कैरेट की रूट्स इन्हें गेन करती हैं, और कैरेट्स की रूट जब इन्हें एक बार गेन कर लेगी तो कैरेट को उखाड़ एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसकी रूट्स को हम कट करेंगे, उसकी रूट्स को हम धूप में सुखा देंगे और अल्टीमेटली उनको जला देंगे, इंसिनरेट कर देंगे। मतलब हमने कैरेट की खेती के माध्यम से उस ज़मीन से ये सारे के सारे कंटेमिनेंट निकाल दिए जो इस कैटेगरी के हैं। इसमें हैवी मेटल की बात नहीं की मैंने बात उनकी की है जैसे ऑर्गेनोक्लोरिनेटेड और ऑर्गेनोफॉस्फोरस, यानी कि जो हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स और कई तरह के फर्टिलाइजर्स का एक्सेस यूज़ करते हैं वो कैरेट कल्टीवेशन से। अब ऐसे में कैरेट के रूट सिस्टम में ये सारी चीज़ें गई हैं। नाउ यू कैन कट द रूट्स एंड यू कैन यूटिलाइज द कैरेट, बट कई बारी खेती ऐसे भी कर दी जाती है कि सिंपली कैरेट इस वजह से लगाई जाती है कि वो सिंपली इन कंटेमिनेंट्स को निकाल दें। जहाँ पर आप पूरी की पूरी मिट्टी को उखाड़ करके उस जगह से ले जा करके किसी दूसरी जगह पर फ्रेश करने वाले थे, उससे बहुत ही सस्ता पड़ता है ये सारा तरीका। 10,000 गुना सस्ती पड़ती है बायो रिमीडिएशन, मैं आपको क्लियर कर दूँ। ओके, इसकी वजह से अगर आपने कैरेट लगाई है और उसने उन कंटेमिनेंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया है, उसके बाद अगर उस कैरेट को आप सोलर ड्राई करके उसे इंसिनरेट भी कर रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं है, आपने बड़े लेवल पर उस भूमि से वो सारे कंटेमिनेंट्स निकाल लिए हैं। इसके अलावा कुछ पौधे हैं जिनमें बहुत ज़बरदस्त क्षमता होती है। देखिए, आज मैं आपको एक बात बता दूं, हर पौधे में एक ताकत होती है, किसी में अधिक, किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। ये ताकत उसकी चिलेटिंग एजेंट पावर होती है। चिलेटिंग एजेंट पावर क्या होता है? चिलेशन क्या होता है? ये ह्यूमन बॉडी में भी कराया जाता है। हैवी मेटल्स को बॉडी से निकालने के लिए हम चिलेशन करते हैं। अगर आपको मैंने इतने हैवी मेटल्स पढ़ाए उनमें मैंने आपको बार बार बताया था कि हैवी मेटल से सोल्यूशन एक चिलेशन है, बट कई बार हम इसको सक्सेसफुल इसलिए नहीं मानते क्योंकि ये एक जगह पे कंसंट्रेट होने की बजाय मेटल को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है। इसकी वजह से हो सकता है कि मेटल बहुत बड़े बॉडी के बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स और एरिया को प्रभावित कर दें, वहाँ पर एक्यूमुलेट हो करके। मुद्दे की बात है चिलेशन क्या है, चिलेट क्या होता है? चिलेट हो रहा है उखाड़ना, निकालना, एक्सट्रैक्ट करना। चिलेट का मतलब है उखाड़ना, निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, और ये प्रोसेस है चिलेशन। क्या होता है? देखिए, अगर हम पौधों की बात करें तो पौधे एक प्रैक्टिस एग्जीक्यूट करते हैं। वो प्रैक्टिस क्या है? अगर ये ताकत पौधों में ना हो तो पौधे कभी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट मेटल्स हैं, जितने भी माइक्रो मेटल्स पौधों में एग्जिस्ट करते हैं, इन माइक्रो मेटल्स की बॉन्डिंग करवाने का काम करते हैं पौधे। किनके साथ? मैक्रो मॉलिक्यूल्स के साथ, बिग मॉलिक्यूल्स के साथ। वो मॉलिक्यूल्स क्या हैं? फॉर एग्जांपल अमीनो एसिड्स। और जब इन माइक्रो मेटल्स की माइक्रो मेटल्स क्या हैं? जिंक है, कॉपर है, वो सारे जितने मैंने आपको पढ़ाए, जब उनकी बॉन्डिंग करा दी जाएगी अमीनो एसिड्स के साथ तो कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा। मुद्दे की बात यह है कि जब आप इसे अमीनो एसिड के साथ बॉन्डिंग करा रहे हैं तो ये अमीनो एसिड एक तरह का चिलेटिंग एजेंट है, और इस चिलेटिंग एजेंट में इतनी ताकत है कि ये मेटल जिस कंपाउंड के साथ जुड़ करके बैठा हुआ है उस कंपाउंड से इस मेटल को एक्सट्रैक्ट करता है ये चिलेटिंग एजेंट। तो चिलेटिंग एजेंट वो है जो
मेटल को उसके कंपाउंड, जिस भी कंपाउंड के साथ वो अटैच होकर के बैठा है वहाँ से उखाड़ता है, एक्सट्रैक्ट करता है, निकालता है। इस प्रोसेस को हम चिलेट कहते हैं। इस प्रोसेस को हम चिलेशन कहते हैं। और ये जो किया गया है, जो उखाड़ा गया है, वो कौन है? चिलेट। यहाँ पे जो उखड़ा है, जो एक्सट्रैक्टेड है, जो निकला है, वो कौन है? चिलेट। और जिसने ये किया है वो कौन है? चिलेटिंग एजेंट है। इसे उखाड़ करके इसने अपने साथ जोड़ लिया, और अपने साथ जोड़ करके अब ये क्या करेगा, वो अभी प्रक्रिया समझ आ जाएगी। इसके लिए कंसेप्ट समझने का प्रयास करो। देखिए क्या होता है, इंडियन मस्टर्ड, सरों। पहले खेतों में किसान ऐसे ही सरों लगा देता था, पूरी पक पुक जाती थी सब कुछ, और ख़राब भी होने लग जाती थी, फिर फाइनली निकाल देता था। पूरी तरह से उपयोग नहीं करता था, क्योंकि वो उससे चिलेटिंग प्रोसेस ले रहा होता था। सॉइल में जितने भी हैवी मेटल्स आ चुके हैं उन्हें निकलवाने का काम हुआ करता था। ये इंडियन मस्टर्ड और बीन्स में, ये दोनों में ये ताकत होती है। और ये कैसे काम होता है आज वो समझाते हैं। जब भी वर्ड फाइटो आ जाएगा मतलब बात प्लांट्स की हो रही है। फाइटो माने तो बात प्लांट्स की हो रही है, तो इन्हें हम कहते हैं फाइटोचिलेटिंग एजेंट्स। फाइटोचिलेटिंग एजेंट्स। फाइटोचिलेटिंग एजेंट्स की अगर हम बात करें, इंडियन मस्टर्ड में क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं। पॉलीपेप्टाइड्स क्या हैं? ये एक तरह के एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? अभी आने वाले दिनों में बायोलॉजी पढ़ेंगे, समझ आ जाएंगे। एंजाइम कुछ भी नहीं है, एक खास तरह का केमिकल फॉर्मुलेशन है जो खास तरह के वर्क को एग्जीक्यूट करेगा। तो एक तरह का ये एक कम्प्लेक्स वर्जन ऑफ प्रोटीन ही है। एंजाइम इज़ अ कम्प्लेक्स वर्जन ऑफ प्रोटीन। इट इज़ a specially designed chemical formulation which is executed for some particular desirable result. That is the important aspect. Okay? इस तरह से हमारी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं, और डीएनए प्रोटीन्स भी इसी तरह के खास तरह के केमिकल फार्मूलाज ही हैं जो स्पेसिफिक वर्क करते हैं आगे जा कर के, और उसी तरह से फिर आपकी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स और अदर इंफॉर्मेशंस आती हैं। तो पॉलीपेप्टाइड्स एक तरह के एंजाइम्स हैं। ये किससे बने पॉलीपेप्टाइड्स? मैंने अभी बताए थे वहाँ पे, कौन? बिग मॉलिक्यूल्स। ये किससे बने हैं? अमीनो एसिड्स, ग्लूटामेट्स, ग्लाइसिन्स। अमीनो एसिड, ग्लूटामेट एंड ग्लाइसिन के कॉम्बिनेशन से पॉलीपेप्टाइड्स बन गए हैं। और ये पॉलीपेप्टाइड्स एक तरह के फाइटोचिलेटिंग एजेंट हैं। और ये पॉलीपेप्टाइड्स अब क्या करेंगे, उन हैवी मेटल्स को कैप्चर करके उन्हें कवर कर लेंगे, और जो प्लांट है, प्लांट में जो वैक्यूल्स हैं, प्लांट वैक्यूल्स में उन्हें ट्रैप करके रख लेंगे। यानी कि ये चिलेटिंग एजेंट्स एक तरह के पैकेट्स हैं, पौधे के अंदर एक तरह के पैकेट्स हैं, जो पौधे में खास तरह के चैम्बर क्रिएट कर देते हैं। आप इसको ऐसे इमेजिन करो, जिस चैम्बर में चुप करके वो हैवी मेटल पड़ा रहेगा, और हैवी मेटल लंबे समय तक पौधा अपने अंदर धारण करके रख सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, और पौधे की बाकी एक्टिविटी नॉर्मली चलती रह जाएंगी। इस वजह से उस हैवी मेटल ने जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा था पौधे के न्यूट्रिशन लेने में, उस ऑब्स्ट्रक्शन को पौधे ने ब्रेक कर दिया। उस कंपाउंड में से, जो कंपाउंड शायद पौधे के लिए बहुत सारी यूटिलिटी रखता था, उसमें से इस हैवी मेटल को चिलेट को तोड़ करके निकाल करके चिलेटिंग एजेंट ने अब इसके अराउंड एक पैकेजिंग मटेरियल बना करके वैक्यूल्स के अंदर इसे सील कर दिया, खास तरह का चैम्बर बना के, हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करके, और बाकी का सारा मटेरियल जो कंपाउंड के वर्जन में बचा, जो भी यूटिलिटी डाला था, वो सारा कंज्यूम करके एज ए न्यूट्रिशन यूज़ किया और अपनी ग्रोथ की। इस तरह से ये चिलेटिंग एजेंट्स काम करते हैं, जिनका नाम है पर्टिकुलरली पॉलीपेप्टाइड। इंडियन मस्टर्ड में ये काम करता है, और काम स्पेसिफिकली किस पे करता है? कैडमियम पे। इंडियन मस्टर्ड इज़ फेमस फॉर द कैडमियम एब्जॉर्प्शन। और बीन्स प्लांट ये फेमस है मरकुरी एंड लेड के लिए। कहाँ पर धारण करते हैं ये चिलेटिंग एजेंट इन हैवी मेटल्स को कहाँ पर धारण करते हैं? पत्तियों के ऊपर जो वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्राइकोमेट्स, उन ट्राइकोमेट्स में धारण कर लेते हैं। ओके, समझ आया? ट्राइकोमेट्स आर इम्पॉर्टेंट। ट्राइकोमेट्स आर इम्पॉर्टेंट ताकि वॉर्म्स का अटैक ना हो सके, क्योंकि हेयर के पत्ते के अराउंड जितने ज़्यादा ट्राइकोमेट्स रहेंगे उतने ही ज़्यादा इंसेक्ट जब भी सैप को खाने आएगा तो इंसेक्ट की वो जो चोंच है, प्रोबोसिस, वो उतनी लंबी नहीं हो पाती जितना ट्राइकोमेट लंबा होता है, तो वो कभी चोंच उस नए सैप तक नहीं पहुंचेंगी। और अगर सैप बच जाएगा, सैपलिंग्स ग्रो हो जाएंगे, पत्ते नए बनेंगे, कोई नुकसान नहीं होगा। इसी तरह से
जब वॉर्म्स पत्तों को खाने का काम करते हैं वो उन्हें नहीं खा सकते हैं, क्योंकि पत्तों की सतह तक तो वो पहुंच ही नहीं पाएंगे, वो हेयर के सरफेस के ऊपर ही घूमते रह जाएंगे, तो पत्ता उन्हें खाने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हेयर लाइक सिलिकॉन स्ट्रक्चर्स बहुत ही सख्त होते हैं। और इसी तरह से फंगी कभी भी पत्ते पे अपना स्पोर नहीं क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि पत्ते तक तो वो पहुंच ही नहीं पाएंगे, हेयर ही उसे ले। तो फंगस स्पोर्स बनने से, वॉर्म्स के द्वारा पत्ते खाने से और इंसेक्ट्स के द्वारा सैप को कंज्यूम करने से रोकते हैं ट्राइकोमेट्स, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर। पहले आप पौधे देखा करना, अभी भी नेचुरली ग्रोइंग अमरूद का पौधा देखना, उस अमरूद के पत्ते पे आपको एक वाइट ऑरा क्रिएट होकर दिखेगा, और उस पर हाथ भी फेरना आपको नरम, तो वो एक तरह से ट्राइकोमेट्स होके हुए दिखेंगे आपको। द ट्राइकोमेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जब हम केमिकल फर्टिलाइजर्स के माध्यम से बहुत तीव्रता से पौधे को उत्पन्न करते हैं, उसे पूरा समय नहीं मिल पाता कि वो ट्राइकोमेट्स बना पाए, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट रीजन्स जहाँ पर अपने चिलेटिंग एजेंट के माध्यम से यही पॉलीपेप्टाइड जो चिलेटिंग एजेंट हैं, ये चिलेट कर लेते हैं उन हैवी मेटल्स को उनके कंपाउंड में से, और कवर करके इन्हीं ट्राइकोमेट्स रीजन्स में आकर के स्टोर कर देते हैं, और फिर कोई नुकसान नहीं होता है, पौधा बचा रहता है। आई बात समझ में? ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट था। लंबे समय से पौधे इसका प्रयोग करते आए, और आज इसे हम बायो रिमेडिएशन के प्रोसेस के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, और प्लांट आज बड़े लेवल पे ऐसे यूज़ हो रहे हैं। ओके, इसी तरह से हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के माध्यम से बायो रिमेडिएशन कैसे हो रही है उसे समझना है। बायो रिमेडिएशन लगभग दो तरीके से की जा सकती, टाइप्स अलग हैं। बायो रेमेडिएशन की प्रक्रियाएं दो हैं, एक है फाइटो रेमेडिएशन, फाइटो रेमेडिएशन में प्लांट्स का यूज होता है, और दूसरा राइजो रेमेडिएशन। राइजोबियम नाम सुन के ही पता लग गया, राइजो बैक्टीरिया की बात हो रही है। राइजो रेमेडिएशन तो ये किसके द्वारा? प्लांट एंड बैक्टीरिया इंटरेक्शन, प्लांट एंड बैक्टीरिया इंटरेक्शन के माध्यम से हो रही है। प्लांट की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को बैक्टीरिया यहाँ पर बढ़ा देंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो राइजो रेमेडिएशन होती है, फाइटो रेमेडिएशन होती है। इस रेमेडिएशन में रीमीडिएटर कौन है? रीमीडिएटर वही है जो मैंने बताए थे, बैक्टीरिया, फंगी और एल्गी, ये सारे रीमीडिएटर्स के तौर पर काम करेंगे। अब इस प्रक्रिया को हम समझने का काम करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, देखते हैं कि ये सारा प्रोसेस कैसे काम करता है, फ्लो में अंडरस्टैंड करते हैं। उसको समझने के लिए आपको कुछ चीज़ें समझनी होंगी। देखिए, अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया एक ऐसा जीव है जो किसी भी परिस्थिति में सर्वाइव कर सकता है। मतलब बैक्टीरिया सब जीरो टेम्परेचर में एग्जिस्ट कर सकता है, बैक्टीरिया अल्टीमेट हीट में एग्जिस्ट कर सकता है, बैक्टीरिया एनर्मस ड्राई कंडीशन में डेजर्ट्स में एग्जिस्ट कर सकता है, और बैक्टीरिया हाई लेवल वेट कंडीशंस में यानी कि वेजिटेटिव रीजन में एग्जिस्ट कर सकता है। बैक्टीरिया वेट कंडीशंस यानी कि लेक्स, पॉन्ड्स, वेटलैंड्स हर जगह पर एग्जिस्ट कर सकता है। बैक्टीरिया आइस में एग्जिस्ट कर सकता है, हर जगह पर बैक्टीरिया यू कैन सी। बैक्टीरिया हवा में एग्जिस्ट कर सकता है, बैक्टीरिया सॉइल में, बैक्टीरिया एयर में और एयरलेस चैम्बर्स में भी एग्जिस्ट कर सकता है, एरोबिक एनारोबिक कंडीशन में भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो धरा पर, जल पर, वायु पर, सूखे पे, जंगल पर, सब जीरो टेम्परेचर पर, अल्टीमेट हाई टेम्परेचर पर, हर जगह पर बैक्टीरिया एग्जिस्ट कर सकता है। यही बैक्टीरिया की वेरिएशंस और बैक्टीरिया की खासियत। यही कारण है कि जब से पृथ्वी बनी है तब से अब तक एक चीज़ कॉमन है, बैक्टीरिया। तब से लेकर के अब तक अगर चलें तो बैक्टीरिया है। आई बात समझ में? और बैक्टीरिया ही हैं जिन्होंने पहली बार ऑक्सीजन बनाया है, ये बात हमेशा याद रखना। ओके, बैक्टीरिया नहीं ऑक्सीजन का सृजन किया है, साइनो बैक्टीरियाज कहते हैं उन्हें, उन्हीं साइनो बैक्टीरियाज ने ऑक्सीजन बनाया है। जब हम बैक्टीरियाज की बात करते हैं तो मुद्दे की बात यहाँ पर क्या आ जाती है? ये बात बिल्कुल ठीक है कि बैक्टीरिया बहुत ही वेरिएबल टेम्परेचर एंड एनवायरमेंटल जोन्स में मिलते हैं, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि बैक्टीरिया की हैबिटेशन और जोनिंग कुछ पर्टिकुलर रीजन्स में ही होती है। ये नहीं है कि बैक्टीरिया आपको पूरे के पूरे एनर्मस अमाउंट में हर की जगह पे मिल जाएंगे। इनका जोनेशन रीजन, इनका हैबिटेशन कुछ पर्टिकुलर एरियाज होते हैं। हाँ, ये हैबिटेबल बनाए जा सकते हैं कि ये कहीं पर भी रहेंगे, हैबिटेबल। इसलिए फ्रिज के अंदर रखा हुआ सामान ख़राब नहीं होता। आम ला करके, मैंगो ला करके आपने फ्रिज में रखा, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया सोया पड़ा है। लेकिन जैसे ही आपने उसे बाहर निकाला है, थोड़ी देर में पिलपिला गया, क्योंकि बैक्टीरियल तापमान मिलते ही पूरी तरह से एक्टिव हो गया। इसी तरह से ठीक है, बैक्टीरिया हर क्लाइमेट कंडीशन में रह सकता है, लेकिन बैक्टीरिया का एक्टिविटी रीजन पर्टिकुलर होता है। उसके लिए कंट्रोलिंग फैक्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स।
सो एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी आप बायो रिमीडिएशन की बात करेंगे, ये नहीं हो सकता है अगर आपको एनवायरमेंटल फैक्टर्स की नॉलेज नहीं है। तो सबसे पहले टॉपिक अपना ये है कंट्रोलिंग फैक्टर्स, कंट्रोलिंग फैक्टर्स ऑफ बायो रिमीडिएशन। द फर्स्ट वन इज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट की बात करें, सबसे पहले टेम्परेचर है। ये बिल्कुल सही बात है कि हर 10 डिग्री सेल्सियस से आप तापमान बढ़ाइए, बैक्टीरियाज एक्टिविटीज़ इंक्रीज होने लग जाती हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा और मॉइस्चर कंटेंट बढ़ेगा, बैक्टीरिया हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। यही कारण है कि इक्वेटोरियल रीजन पे वेजिटेटिव ग्रोथ इतनी स्ट्रांग है। यही कारण है कि इक्वेटोरियल रीजन में बायोडाइवर्सिटी इतना स्ट्रांग है। यही कारण है कि बैक्टीरियल एक्शंस आर वेरी फास्ट ओवर देयर। मुद्दे की बात क्या है? टेम्परेचर भी, हाई हीट एंड हाई ह्यूमिडिटी बैक्टीरिया के लिए बेस्ट लिविंग कंडीशन। जैसे ही आपने हाई हीट दी, 10 डिग्री सेल्सियस के साथ आप तापमान बढ़ाइए, एक्टिविटी बढ़ा लेगा। जितनी ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ेगा, यानी कि जितनी ज़्यादा रेस्पिरेटरी वर्क करेगा, उतना ही ज़्यादा इसको फूड चाहिए फॉर द पर्पज़ ऑफ मेटाबॉलिज्म। और जितना ज़्यादा फूड खाएगा, उतनी एनर्जी का सृजन होगा, उतनी ही ज़्यादा प्रजनन क्रिया करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, उतने ही ज़्यादा नए बैक्टीरियाज बनने शुरू हो जाएंगे। मुद्दे की बात यह है कि सेल डिवीजन बहुत तेज़ी से होने शुरू हो जाते हैं और इसके तहत बड़ी तेज़ी से आपको न्यू नंबर ऑफ बैक्टीरिया मिलने शुरू हो जाते हैं। तो बैक्टीरिया ग्रोथ मल्टीप्लाई बहुत फास्ट होने लग जाती है। ये क्यों हो पाता है? टेम्परेचर रेज हो रहे हैं। लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट है। टेम्परेचर इतना भी ना बढ़ाते जाइए कि सेल सड़ने शुरू हो जाए। अगर एक बार सेल जलने शुरू हो गए तो फिर बैक्टीरिया मरने भी लग जाएंगे। तो ये एक रेगुलेटेड एटमॉस्फेयर में, इसको कहते हैं मैनिपुलेशन ऑफ द एनवायरमेंटल कंडीशन। तो दिस इज़ द मैनिपुलेशन ऑफ द एनवायरमेंटल कंडीशन। आपको एनवायरमेंटल कंडीशन को मैनिपुलेट करने की वो कारीगरी आनी चाहिए कि किस लेवल पर आप बैक्टीरिया से बेस्ट वर्क ले सकते हैं। इसके लिए यू नीड अल्टीमेट एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज। येस, देयर इज़ नो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्वमेंट, बट एक्सपीरियंस इज मस्ट। आप हर कोई नहीं कर सकता ये। ओके, ये पहला एस्पेक्ट। लाइकवाइज द प्रेशर कंडीशन इज रिक्वायर्ड। प्रेशर इज वेरी मच रिक्वायर्ड टू क्रिएट द टेम्परेचर। अगर प्रेशर बना हुआ है तो टेम्परेचर भी बना रहेगा। टेम्परेचर का लॉन्ग टर्म में एग्जिस्ट करना प्रेशर का ही कारण होता है। और प्रेशर इंपॉर्टेंट है कई तरह के अदर कंडीशन, सेल एक्टिविटीज़ को डिसाइड करने के लिए, वाटर की मोबिलिटी को डिसाइड करने के लिए, एयर मोबिलिटी को डिसाइड करने के लिए, एरोबिक एंड एनारोबिक कंडीशंस को डिसाइड करने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए प्रेशर इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो प्रेशर का होना बहुत ज़रूरी है। सॉइल पीएच लेवल। पीएच लेवल आप सब जानते हैं कितना ज़रूरी है पौधों के लिए। अगर पीएच लेवल बिगड़ता है तो पौधे, हम सब ने पढ़ा था, लगभग 5.5-6 से लेकर के 7-7.5 तक आपको एग्रीकल्चर और वेजिटेटिव ग्रोथ नज़र आती है। बिकॉज पीएच ऑफ द सॉइल, एसिडिटी एंड एल्कलिनिटी, 0 to 7 एसिडिटी, 7 to 14 एल्कलिनिटी, 7 इज़ द न्यूट्रल। तो अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो भी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा अल्कलाइन है तो भी प्रॉब्लम है। अगर एसिडिक है तो हमें लाइम ट्रीटमेंट देना होगा, अगर अल्कलाइन है तो हमें जिप्सम ट्रीटमेंट देना होगा। इस तरह के ट्रीटमेंट दे करके हम उसे बैलेंस पीएच के लेवल पर लेकर के आते हैं। तो सॉइल का बेसिसिटी और एसिडिटी दोनों इंपॉर्टेंट ही निर्धारित करेंगे कि बैक्टीरियल एक्टिविटी होगी कि नहीं होगी, तभी बायो रिमेडिएशन हो पाएगा। नाउ मॉइस्चर इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, because without moisture there will be no mobilization of the nutrients. How can you mobilize the nutrient? In the soil we need moisture for the mobilization, for the mobility of the nutrients by the roots. We need a transporting agent, and water is a very good transporting agent. That moisture is very much required. Likewise in the bacteria you need a moisture condition. Okay, so moisture should be there. तो moisture होना बहुत ज़रूरी है। आई बात समझ में? तो moisture है, pH है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, मैंने सनलाइट वगैरह सब प्रॉपर ये रहना चाहिए। इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर पहला। नेक्स्ट फैक्टर, जीव को क्या चाहिए जीवित रहने के लिए? आपको क्या चाहिए जीवित रहने के लिए? आपको जीवित रहने के लिए चाहिए पोषण। पोषण को क्या कहा जाता है? पोषक तत्व। और पोषक तत्व क्या है इंग्लिश में? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन चाहिए ना आपको, तो न्यूट्रिएंट्स इनको चाहिए बड़े लेवल पर। इनके न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे? सेल जो रहता है इनकी बॉडी में, सेल जिससे टिश्यू जिससे बॉडी बनती है, और सेल, बैक्टीरिया अपने आप में एक सेल है। तो कुल मिलाकर के अगर हम इस बैक्टीरिया की बात करें तो सेल में क्या क्या होता है? सेल में कार्बन होता है, सेल में नाइट्रोजन होता है, सेल में फॉस्फोरस होता है। लेकिन अगर आप इनके कॉम्पोजिशन की बात करें तो 95% तक कार्बन होता है। तो बैक्टीरिया को मेनली क्या चाहिए? कार्बन चाहिए। तो आपको न्यूट्रिशन में अबंडेंटली कार्बन सप्लाई रखनी पड़ेगी। तो यू नीड टू प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स लाइक द कार्बन, you need to provide the oxygen. क्योंकि why do we need oxygen? If you want to decompose something you need energy because you want to burn your food. आप कर क्या रहे हैं एक्चुअली में? आप डिकम्पोजिशन क्या है? केमिकली और फिजिकली स्ट्रक्चरली किसी चीज़ को
पूरी तरह से बदल देना, केमिकल, फिजिकल और स्ट्रक्चरली किसी चीज़ को बदल देना। उसके लिए आपने उस चीज़ को कंज्यूम किया है। कंज्यूम करने के बाद अगर आपके अंदर अग्नि ही नहीं जली, जैसे मनुष्य के पेट में जठर अग्नि जलती है, वो अग्नि जलाने के लिए आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो फिर वो चीज़ जब कंज्यूम ही नहीं होगी तो आप नया कंज्यूम किधर से करोगे, नया स्वेल किधर से करोगे। तो फॉर स्वेलो इज समथिंग डिफरेंट, डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म इज टोटली डिफरेंट एस्पेक्ट। ओके, आप स्वेलोइंग तो कर सकते हैं लेकिन डाइजेशन के लिए यू नीड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इनको चाहिए, फॉर द पर्पज ऑफ डीकम्पोजिशन दे नीड ऑक्सीजन। आई बात समझ में? तो दैट्स वाई ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट प्रॉपर चाहिए, कार्बन रिक्वायरमेंट प्रॉपर चाहिए, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन की सप्लाई भी प्रॉपर चाहिए, इसकी वजह से ये बने रहेंगे। तो बायो रिमेडिएशन के एनवायरनमेंट और न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट दो कंडीशन इंपॉर्टेंट। तीसरी कंडीशन, 3-4 बैक्टीरिया घुसेड़ दिया जा करके मिट्टी में, तो अकेला क्या करेगा? 3-4 बैक्टीरिया से क्या होगा? अबंडेंट नंबर ऑफ द बैक्टीरिया, अबंडेंट नंबर ऑफ द बैक्टीरिया, अबंडेंट नंबर ऑफ बैक्टीरिया वहाँ पर होना चाहिए, तभी वो उस लेवल पर कोई ऑयल स्पिल हो रखा है, किसी तरह का हैवी मेटल कंटेमिनेशन हो रखा है, ऑर्गेनिक कंटेमिनेशन हो रखा है, एरोमेटिक सब्सटेंसेज हैं, कुछ भी हैं, उनको तभी जा करके वो ख़त्म कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। ये पहली बात। अगला, अब अबंडेंट नंबर ऑफ बैक्टीरिया डाल दिए हैं और वेस्ट ही नहीं है उस लेवल पर जिसे उन्हें कंटेमिनेट करना है, तो ये अपना फूड कहाँ से डिराइव करेंगे? फॉर द पर्पज़ ऑफ एक्टिविटी दे नीड सम काइंड ऑफ फूड, और इनका फूड ही तो वो कंटेमिनेंट है। और जब वो फूड ही नहीं मिल रहा तो पॉपुलेशन मल्टीप्लिकेशन किधर से होगा, तो वर्क किधर से होगा? तो वेस्ट भी सूटेबल अमाउंट में होना चाहिए। ठीक है, सूटेबल अमाउंट ऑफ वेस्ट। आई बात समझ में? अब कुल मिलाकर के अबंडेंट अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया है, सूटेबल अमाउंट ऑफ वेस्ट भी है अतुल, लेकिन मुद्दे की बात है कि बैक्टीरिया बड़े सुस्त मुर्गे हैं, लेक्चर शुरू होते ही सोने लग जाते हैं, उधर से वेस्ट आता है, ये सोने लग जाते हैं बैक्टीरिया। ऐसे में क्या करना है उन बैक्टीरिया को? एक्टिविटी। तो एक्टिविटी ऑफ द बैक्टीरिया इज इम्पॉर्टेंट, उसके लिए ऑगमेंटेशन करना होता है। ओके, सो टू इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड टू मेक देम एक्टिव, और दैट इज हाइपर एक्टिव। ओके, अगला कंसेप्ट क्या है? हर बार ये ऐसा नहीं होता है, और ये बहुत मुश्किल चीज़ है कि कंटेमिनेंट अवेलेबल है और बैक्टीरिया, और दोनों में आपस में इंटरेक्शन हो जाए। इंटरेक्शन कराना बहुत कारीगरी का खेल है, किस तरह का कंटेमिनेंट है और क्या कैपेबिलिटी बैक्टीरिया की है। बैक्टीरिया कौन कौन से कंटेमिनेंट को एब्जॉर्ब करके मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू कन्वर्ट कर सकता है, ये एक्सपर्ट्स को पता है। बैक्टीरिया खा सकता था ऑर्गेनिक मटेरियल, ला के फेंक दिया हैवी मेटल पे, दोनों बैठे हुए चुपचाप से एक दूसरे को देख रहे हैं। बैक्टीरिया खा सकता था हैवी मेटल, ला के फेंक दिया ऑर्गेनिक मैटर पे। ये सारी चीज़ें तो एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज से आती हैं, इसलिए तो कहते हैं इसमें टेक्निक नहीं है, इसमें एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस का खेला है। और वो एक्सपर्ट्स और एक्सपीरियंस की एक टीम है, और टीम बहुत महंगा पैसा मांगती है कि हम पहले आपको करके दिखाएंगे और हम इसको पेटेंट कराएंगे। अब तक 1971 से लेकर के 2008 तक भारत सरकार टोटल 8 बायो रिमेडिएशन प्रोसेस को पेटेंट कर चुकी है, और तेज़ी से बाकी प्रोसेस भी पेटेंट होते चले जा रहे हैं। आप अपनी नॉलेज, अपनी स्किल और एक्सपर्टीज़ को पेटेंट करा सकते हैं, क्योंकि इसी में वही कारीगर है, क्योंकि बाकी तो कुछ लग ही नहीं रहा, खेल तो सारा बैक्टीरिया का ही है। तो मुद्दे की बात है कि बैक्टीरिया को खाने की थाली तक लेकर के आना, और खाने की थाली को खाए रोटी तोड़े, इसके लिए उसे उत्सुक कर देना, ये भी एक कारीगरी का खेला है। सो इंटरेक्शन बिटवीन द बैक्टीरिया एंड द कंटेमिनेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। ये सारी कंडीशन एग्जिस्ट करानी बहुत ज़रूरी है, ये सारे कंट्रोलिंग फैक्टर हैं। ये कंट्रोलिंग फैक्टर जब तक एक्टिवेट नहीं होंगे बायो रिमेडिएशन नहीं होगा। ओके, और इसके लिए क्या लग रही है? अल्टीमेट एक्सपर्टीज़। ये सब हो जाने के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी कंडीशन में बायो रिमेडिएशन हो सकता है, दो कंडीशन में बायो रिमेडिएशन हो सकता है, इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन और द एयर, और इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन और एयर। मुद्दे की बात है एरोबिक बायो रिमेडिएशन, एनारोबिक बायो रिमेडिएशन। अगर आपसे पूछा जाए कि 90% बायो रिमेडिएशन आज की डेट में कौन सी हो रही है, इट इज़ एरोबिक बायो रिमेडिएशन। एरोबिक बायो रिमेडिएशन, एनारोबिक बायो रिमेडिएशन कुछ फील्डों में कारगर हुई है, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइक्लोरोइथेन को निकालने में, TCE, सेकेंड एस्पेक्ट पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल्स, PCB,
PCBs एंड TCEs के मामले में एनारोबिक रेमिडिएशन बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुई है, लेकिन अभी यह प्रक्रियाएं उस लेवल पर रिजल्ट नहीं गेन कर पा रही हैं। इनके पेटेंटिंग, इनके लॉज, रेगुलेशंस सारे एग्जीक्यूट होने हैं, इनके सिमुलेटेड यानी कि इनके पायलट प्रोजेक्ट्स पे अभी वर्क होने हैं, लेकिन एरोबिक रेमिडिएशन एक्टिविटी में है। ये सारी चीज़ें हैं। किन सिद्धांतों पे कार्य करते हैं आप? कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिन पे आप काम करते हैं? बायो रेमिडिएशन कराने के सिद्धांत क्या हैं? बायो रेमिडिएशन कराने का सिद्धांत सबसे पहला ये है कि आपको लेबोरेटरी में और पायलट प्रोजेक्ट्स के द्वारा